हेलो दोस्तों, यूनिवर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको 10वीं कक्षा का बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है और पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम और यह आज तीसरा वीडियो है। अगर दो वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के यूनिवर्स क्लासेस पर जाइए और विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दो वीडियो को देखिए, उसके बाद ये देखिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। हम लोग जैव प्रक्रम में पोषण पढ़ रहे थे। हम लोग जैव प्रक्रम में क्या पढ़ रहे थे? तो पोषण पढ़ रहे थे। पोषण को हम लोग देखे थे कि पोषण को दो वर्गों में बांटा गया है। पोषण को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दो वर्गों में। कौन कौन में बांटा गया है? तो पहला था स्वपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और विषमपोषी जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है अर्थात दूसरे पर आश्रित रहता है उसको क्या कहते हैं? तो विषमपोषी। और जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो स्वपोषी। स्वपोषी की अगर हम बात करें तो इसमें पेड़ पौधे आते हैं स्वपोषी में, जैसे कि पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। अगर हम मनुष्य की बात करें या फिर मशरूम की बात करें या फिर जू की बात करें या जो की बात करें, मनुष्य बात करें, बंदर बात करें, तो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। तो इसको किस में रखा गया है? तो इसको विषमपोषी में रखा गया है। जैसे कि विषमपोषी है तो विषमपोषी है वह कहने का मतलब है कि जटिल पदार्थ भोजन के रूप में जटिल पदार्थ को यह उत्प्रेरक की सहायता से, अगर उत्प्रेरक की हम बात करें तो कौन? तो एंजाइम। उत्प्रेरक में हम बात करें तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से। बस आप थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर। उत्प्रेरकों की सहायता से, उत्प्रेरक अगर किसको बोलेंगे तो एंजाइम को, एंजाइम के सहायता से जटिल पदार्थ को किस में तोड़ता है? तो सरल पदार्थ में। कुछ में तोड़ता है? सरल पदार्थ में। और भोजन को ग्रहण करता है। मैंने जटिल भोजन क्या रहता है? तो जटिल अवस्था में रहता है, उसको एंजाइम की सहायता से सरल में तोड़ता है, सरल पदार्थ में तोड़ता है और वह भोजन के रूप में ग्रहण करता है। हम बात करें तो विषमपोषी को तीन वर्गों में बांटा गया है। विषमपोषी को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला कौन है? तो पहला है मृतजीवी। मृतजीवी कहने का मतलब हो गया जो मृत चीज़ों पर जिंदा रहते हैं। जैसे कि आप पुआल जैसे सड़ते देखे होंगे और उस पर छातीनुमा जो संरचना रहता है वह किस पर जिंदा रहता है? तो जैसे पूरा सड़ रहा है तो मृतजीवी है। मैंने जीव जो जैसे कि जंतु मर गया उस पर जीवित रहा है या फिर सड़ गल रहा है उस पर जीवित रहता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। और दूसरा होता है परजीवी। परजीवी यह भी दूसरे पर आश्रित रहता है, परजीवी। और एक होता है प्राणी समभोजी। क्या होता है? तो प्राणी समभोजी। हम लोग इसको भी पिछले क्लास में देख चुके हैं। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़े थे। इससे एग्जाम्पल थोड़ा सा आज देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश संश्लेषण। मृतजीवी की एग्जाम्पल में हम बात करें तो मृतजीवी की एग्जाम्पल में क्या बताए थे? जैसे कि कवक हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया और फंगस। मशरूम को ही क्या बोलते हैं? तो फंगस बोलते हैं, फंगस। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप डायरेक्ट एग्जाम्पल भी याद कर रहिएगा तो आप क्वेश्चन बना दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछता है वह आसानी से कर लीजिएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मृतजीव में क्या हो जाएगा? तो कवक हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा। और मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगर मशरूम जो छाता रहता है वो आप खाइएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है। हम बात करते हैं परजीवी में। तो परजीवी में क्या आ जाएगा? जो दूसरों पर परजीवी को भी एक तरह से देखा जाए तो इसको मैंने दो तरह से बांटा जाता है। जैसे कि वो होता है जो शरीर के अंदर रहते हैं और वो शरीर के बाहर रहते हैं। जैसे कि शरीर में बाहर क्या हो जाएगा? शरीर के बाहर से हम लोग को ऊपर जू रहता है। क्या रहता है? तो जू रहता है जो माथा में रहता है। या फिर क्या होता है कि जोंक की हम बात करें तो जोंक भी हमारे शरीर के बाहर से अति होता है।
जोक जोक और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मच्छर हो गए इत्यादि। अगर हम अंदर बात करें शरीर के अंदर की बात करें, तो शरीर के अंदर में क्या हो जाएगा, तो फीता कृमि हो जाएगा, फीता कृमि हो जाएगा, फीता कृमि हो जाएगा, फीता कृमि हो जाएगा। फिर बुचेरिया बैंक्राफ्टी हो जाएगा। ये सब इत्यादि सब हो जाएंगे जो शरीर के अंदर रहते हैं। और अगर हम कुछ जैसे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आप परजीवी में आते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, अमरवेल। क्या हो जाएगा, अमरवेल। यह परजीवी के उदाहरण है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है। आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि यह हर समय पूछता है, कंपटीशन एग्जाम में भी हर समय देखने को मिलता है कि परजीवी के उदाहरण कौन है, तो अमरवेल। अमरवेल क्या है, तो परजीवी के उदाहरण है। हम प्राणी संभोजी की बात करें तो प्राणी संभोजी में क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा अमीबा आ जाएगा, अमीबा जो अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, तो कुटपाथ से प्राप्त करता है। फिर क्या हो जाएगा, तब मनुष्य हो जाएगा, हम लोग मनुष्य के अलग से पढ़ेंगे। फिर हो जाएगा हिरन हो जाएगा, मछली हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा। मैंने जो आप सोचते हैं ये सब जो हम देखते हैं, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या हो जाएंगे, तो प्राणी समभोजी में आ जाएंगे। तो हम लोग क्या पढ़ें, पोषण पढ़ें। पोषण को दो वर्ग में बांटा गया है, स्वपोषी जो पेड़ पौधे में होता है और अपना भोजन खुद बनाते हैं। विषम पोषी की बात करें तो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि यह दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जैसे कि हम लोग क्या खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं तो दूसरे पर आश्रित रहते हैं। लेकिन पेड़ पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश खुद लेते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। विषम पोषी को हम लोग तीन वर्गों में बांटते हैं। कौन कौन, तो मृत जीवी हो गया, प्राणी परजीवी हो गया और प्राणी समभोजी हो गया। मृत जीवी के उदाहरण में कवक हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, फंगस इसी को बोलते हैं। और प्रोटीन मशरूम में सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान में रखिएगा। और परजीवी की बात करें तो परजीवी में क्या हो जाएगा, तो जू हो जाएगा, जोंक हो जाएगा, फीता कृमि जो हमारे शरीर के अंदर रहता है ये। और अमरवेल तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको तो ध्यान में आपको रखना ही रखना है। और प्राणी संभोज की बात करें तो अमीबा हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, हिरन हो जाएगा, मछली हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। यहाँ पर एगो पैरामीशियम भी अगर लिख लीजिएगा। ये अमीबा और पैरामीशियम, ये सब मनुष्य, इस सब के बारे में हम लोग विशेष रूप से जानकारी अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहता है, एग्जाम पूछते रहता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछता है, उसको हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग शुरू करेंगे स्वपोषी जैसे कि पेड़ पौधे में होता है। तो हम लोग देखते हैं कि स्वपोषी कैसे होता है। तो पहला है प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पौधा है और यहाँ सूर्य है। तो यहाँ से सूर्य से क्या आता है, तो सूर्य के प्रकाश आता है, क्या आता है, तो सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश आता है। और फिर यहाँ वायुमंडल से अगर हम बात करें तो वायुमंडल से CO2 ग्रहण करता है। और ऑक्सीजन को O2 को पेड़ पौधे बाहर निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, तो हम लोग सूर्य से क्या प्राप्त किए, तो सूर्य का प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो पेड़ पौधे में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो पेड़ पौधों में होता है। और कैसे होता है, तो देखिए ये पत्ती है और ये यहाँ से सूर्य है। तो यहाँ से सूर्य से रोशनी निकलता है, और यह पत्तियों पर पड़ता है। और पत्ती पर ही प्रकाश संश्लेषण होता है। अगर हम बोलें सिर्फ पत्ती पर प्रकाश संश्लेषण होता है तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण वहाँ होता है जहाँ हरित लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो हरित लवक या जहाँ पाया जाएगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा ही होगा। जैसे कि कुछ तना में देखे होंगे पेड़ पौधे, वो जो तना हरियर होते हैं, जो जिसका तना भी हरियर होता है, वहाँ भी प्रकाश संश्लेषण होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 लिखते हैं, वह वायुमंडल से प्राप्त कर लेता है। और सूर्य का प्रकाश तो हमें सन से मिल जाता है। और इस प्रक्रिया में जो गैस के रूप में निकलता है वो ऑक्सीजन बाहर निकलता है। और ऑक्सीजन जानते हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग कोई भी जीवित नहीं रह पाएंगे। और जड़ के माध्यम से क्या प्राप्त करता है,
तो पानी प्राप्त करता है, जड़ के माध्यम से क्या प्राप्त करता है, तो पानी प्राप्त करता है। और इस तरह से यह जब पूरा प्रक्रिया होता है तो इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। और फिर आप देखें कि उत्पाद के रूप में कोची उत्पाद के रूप में O2 निकला, ग्लूकोज बना, और लिया क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और फिर पानी मैंने जड़ के माध्यम से, जहाँ जाइलम के माध्यम से कह सकते हैं, तो जाइलम के माध्यम से पानी ऊपर जाता है, पेड़ पौधा में जाता है, सूर्य के प्रकाश पड़ता है, और सूर्य के प्रकाश पड़ने के बाद पत्तियों में एक छिद्र होता है। जैसे कि ये देखिएगा, यहाँ पर एक हम पत्ती बना के रखे हुए हैं, यहाँ पत्ती में जहाँ तहाँ ब्लू कलर के देख रहे होंगे आप, तो यह रंध्र है। क्या है, तो पत्तियों में पाए जाने वाला छिद्र है, जिसको रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो रंध्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो रंध्र बोलते हैं। यह पत्तियों पर पाया जाता है, इंग्लिश में इसको स्टोमाटा बोलते हैं, स्टोमाटा, जिसको रंध्र बोलते हैं। यह गैसों को आदान प्रदान करता है। जैसे कि यहाँ से गैस जा रहा है, जैसे कि CO2 यहाँ से जा रहा है, तो यह पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र में जाता है, और रंध्र से ही O2 बाहर निकलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रंध्र जो है, जो CO2 लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, माने गैसों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है, तो गैसों को आदान प्रदान करता है, गैसों को आदान प्रदान करता है। अगर हम इस सारी प्रक्रिया को एक फार्मूला के माध्यम से समझें, तो देखिए यहाँ पर कि वायुमंडल से क्या ले रहा था, वायुमंडल से ले रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और जड़ से क्या ले रहा था, जड़ से ले रहा था H2O, माने जल ले रहा है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और हम बोले क्लोरोफिल एक नया शब्द आपको मिला होगा सुनने के लिए, लेकिन हम क्या बोले थे कि जहाँ हरित लवक होगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा। और हरित लवक में ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। हरित लवक में क्या होता है, तो हरित लवक में ही क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। हरित लवक में ही क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जहाँ होता है वहीं प्रकाश संश्लेषण होता है। तो कहता है कि वायुमंडल से क्या लिया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और जड़ से क्या लिया, तो जल लिया, और सूर्य से सूर्य के प्रकाश लिया, और क्लोरोफिल जहाँ पर होता है वहाँ पर तो होगा, वहीं पर तो होगा प्रकाश संश्लेषण। और क्या बनाएगा, तो ग्लूकोज। क्या बनाएगा, तो C6H12O6, इसको क्या कहेंगे, तो ग्लूकोज का निर्माण करेगा, और साथ ही ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, और साथ जल का भी निर्माण करेगा। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण देख रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में होता है। यह सूर्य के बात करते हैं, सूर्य से प्रकाश लेता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेने के बाद वह पत्तियों में रंध्र के माध्यम से हमारे पत्तियों में जाता है, और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरा होता है, और उस समय ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, और ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, और ग्लूकोज है यह ऊर्जा, माने यही ऊर्जा का स्रोत है, यह पेड़ पौधा का ऊर्जा का स्रोत है। जैसे कि हम लोग को भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसी तरह से पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वह ऊर्जा माने ग्लूकोज प्राप्त करते हैं, और ग्लूकोज यह उनके ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं। ग्लूकोज किस रूप में यूज करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, तो ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं। परंतु अगर कोई पौधा होता है जो इतना ज़्यादा ग्लूकोज बना लेता है कि वह माने बच जाता है उसके पास, ग्लूकोज का मतलब है कि ग्लूकोज बच जाता है, तो बचा हुआ ग्लूकोज को क्या करता है, तो बचा हुआ ग्लूकोज को वह कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च बोलिए, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, तो मंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तो मंड। स्टार्च को ही क्या बोलते हैं, तो मंड।
ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी स्टार्च को मंड लिख देता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको याद करते चलना है। तो ग्लूकोज जैसे कि पेड़ पौधा से क्या बना, जैसे कि हम वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिए, फिर जड़ से जल लिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण हुआ। और ग्लूकोज जो पेड़ पौधे में बच जाता है वह कार्बोहाइड्रेट और मंड, कहने का मतलब है कि स्टार्च के रूप में पेड़ पौधे में जहाँ तहाँ, पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में क्या होता है, तो जहाँ तहाँ जमा हो जाता है। और वह जब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा होता है उस समय यह काम आता है। जिस तरह से हमारे शरीर में भी यही होता है। अगर हम अपने शरीर की बात करें या फिर जीव जंतुओं की बात करें तो इसमें भी ग्लूकोज होता है। क्या होता है, जंतु की अगर हम बात करें, जंतुओं के शरीर की अगर हम बात करें, जंतुओं के शरीर की बात करें तो इसमें भी आप भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का निर्माण होता है और हम पूरा ग्लूकोज से ही हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आप जैसे कि एक धावक होता है, जैसे कि धावक है, अगर वह थक गया है तो उसको जल्दी से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसको क्या पिलाया जाता है, तो ग्लूकोज पिलाया जाता है, वह जल्दी से तरोताज़ा हो जाता है। तो ग्लूकोज होता है हमारे, जैसे कि जंतु का शरीर है तो जंतु के शरीर में ग्लूकोज किस में बदल जाता है, तो ग्लाइकोजन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, तो ग्लाइकोजन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, तो ग्लाइकोजन में बदलकर यह क्या हो जाता है, तो संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। तो हम लोग क्या देखें, प्रकाश संश्लेषण देखें। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है, फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं कि यह क्या है। ये जो हरे हरे कलर का दिख रहा है आपको, यह क्या है, यह हरित लवक है। हरे हरे कलर का दिख रहा है क्या है, तो हरित लवक है। और यहीं प्रकाश संश्लेषण होता है। जहाँ जहाँ आपको हरे दिख रहा है क्या है, तो हरित लवक है। और यहीं पे प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण इसी पे होता है। और हरित लवक में ही क्या पाया जाता है, तो हरित लवक में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। हरित लवक में ही क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिएगा इसको यहाँ पर इसको क्या बोला गया है, तो इसको क्या बोला गया है, तो रंध्र। क्या बोलते हैं इसको, तो रंध्र। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रंध्र। सॉरी, थोड़ा सा रंध्र, इसको क्या बोलते हैं, रंध्र। और रंध्र से ही ऑक्सीजन, मतलब सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और फिर रंध्र से ही कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बाहर निकलता है, सॉरी ऑक्सीजन बाहर निकलता है। रंध्र से क्या जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। और इस जो आप देख रहे होंगे पीला पीला कर सेम के बीच के आकार की तरह, या इसे क्या कहते हैं, तो इसे द्वार कोशिका कहते हैं, द्वार कोशिका कहते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो स्टार्च के रूप में जो जमा होता है, स्टार्च से यह पूरा भर जाता है। स्टार्च से भरने के बाद यह क्या हो जाता है, तो द्वार कोशिका है। यहाँ पर क्या है, तो द्वार कोशिका क्या है, तो द्वार कोशिका बंद हो जाता है। मैंने कहने का मतलब है कि यहाँ पर स्टार्च इतना भर जाता है, यहाँ पर स्टार्च इतना भर जाता है कि ये द्वार कोशिकाएं बंद हो जाती है। और फिर जब रात होता है तो स्टार्च जैसे कि भोजन अपना फिर बचा हुआ जो नहीं प्रकाश संश्लेषण तो नहीं कर रहा होता है, तो वह जो बचा हुआ रहता है स्टार्च उसको भोजन के रूप में यूज करने लगता है। और वह भोजन के रूप में यूज करता है तो स्टार्च यहाँ से खाली होता है। और स्टार्च जब यहाँ से खाली होता है तो वह फिर पुनः द्वार कोशिका खुल जाता है, क्या होता है, तो द्वार कोशिका खुल जाता है। और जो हरे हरे कलर का आप देख रहे हैं क्या है, तो हरित लवक। हरित लवक में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जहाँ होता है वहीं प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण देखें तो प्रकाश संश्लेषण की अगर हम परिभाषा की बात करें तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे द्वारा वायुमंडल से क्या बोले, तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ से क्या करता है ग्रहण, तो जड़ से क्या ग्रहण करता है, तो जल करता है। और कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण क्रिया से प्रकाश संश्लेषण कराता है। ग्रहण करके कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण को अच्छे तरह से देख लिए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए
आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या बात करते हैं, तो कच्ची सामग्री। क्या, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री कहने का मतलब है कि जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कच्ची सामग्री हो जाएगा। जल क्या हो जाएगा, तो कच्ची सामग्री हो जाएगा। तो कहता है कि प्रत्येक हरित लवक युक्त पत्ती, हमने आपको बताया कि जहाँ हरित लवक होता है, हरित लवक होता है, हरित लवक होता है, वहीं प्रकाश संश्लेषण होता है। माने हरित लवक में ही तो क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है। हरित लवक में क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है। और जहाँ क्लोरोफिल होगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा ही। तो कहता है कि प्रत्येक हरित लवक युक्त पत्ती, प्रत्येक हरित लवक युक्त पत्ती पौधों का भोजन का उत्पाद कारखाना है। अब जैसे कि कोई सामान जहाँ बनता है, जैसे कि जहाँ बिस्कुट बनते हैं तो बिस्कुट फैक्ट्री बोलते हैं, चप्पल बनता है तो चप्पल फैक्ट्री बोलते हैं। उसी तरह से जहाँ जो पत्तियों पर क्या होता है, पत्तियों पर क्या होता है, भोजन बनता है। पत्तियों पर क्या होता है, तो पत्तियों पर भोजन बनता है, भोजन बनता है। इसीलिए पत्तियों को क्या कहते हैं, तो उत्पाद कारखाना कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उत्पादक कारखाना कहते हैं, उत्पादक कारखाना कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं। हम आपको बताया कि क्या उत्पादन करते हैं, और उत्पादन में क्या करते हैं, तो ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं। और साथ ही ऑक्सीजन को भी उत्पादन करते हैं। इस फैक्ट्री में पत्ती को क्लोरोप्लास्ट की प्रमुख मशीनरी है। क्लोरोप्लास्ट मैंने क्या हो गया, मैंने हरित लवक हो गया। हरित लवक जहाँ रहेगा वहीं होगा। जो सूर्य के प्रकाश को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। सूर्य के प्रकाश को किस रूप में यूज करते हैं, सूर्य के प्रकाश को किस रूप में यूज करते हैं, तो ईंधन। जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए डीजल का प्रयोग करते हैं, पेट्रोल का प्रयोग करते हैं, सीएनजी का प्रयोग करते हैं इत्यादि। कई ऐसे ईंधन हैं जो प्रयोग करते हैं। इसीलिए उसी तरह से जो पेड़ पौधा होता है अपना भोजन बनाने के लिए ईंधन के रूप में क्या प्रयोग करता है, तो ईंधन के रूप में क्या प्रयोग करता है, तो सूर्य का प्रकाश। ईंधन के रूप में क्या प्रयोग करता है, तो सूर्य का प्रकाश प्रयोग करता है। सूर्य का प्रकाश का प्रयोग करता है। इस फैक्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड मैंने CO2 और जल की कच्ची सामग्री है। तो आप देखिए यहाँ पर कौन सी बोला है, तो CO2 कच्ची सामग्री में हम क्या बोलते हैं, तो कच्ची सामग्री में CO2 हो जाएगा और H2O। कहने का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल हो जाएगा कच्ची सामग्री में, मैंने रॉ मटेरियल उसको बोलते हैं, के रूप में प्रयोग करता है। एवं ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में, मैंने बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालता है। ऑक्सीजन है जो हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए पेड़ पौधों को बचा कर रखने में ही हमारे सभी को भलाई है। पेड़ पौधों को अगर हो सके तो बचाइए, और हो सके तो पेड़ पौधा भी लगाइए, जिससे कि पर्यावरण हमारा हरा भरा बना रहे। हम लोग का फिर यहाँ पर एगो हम पत्ती को लिए हैं, पत्ती को काटा गया है। जैसे कि क्या है, ये नीचे वाले भाग को आप देखते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा बनाएं, बड़ा फिगर को अगर हम पर ड्रा करते हैं तो इस तरह से है। ये फिगर हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। ऐसे फिगर तो बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर जो टहनी होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है, ऊपर वाले भाग में या फिर नीचे वाले भाग में हम कहते हैं, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, तो जाइलम। क्या कहते हैं, तो जाइलम या फिर फ्लोएम बोल सकते हैं। ऊपर वाले नीचे वाले भाग को कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर लाइए हम फ्लोएम बोल देते हैं कि ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो ऊपर वाले भाग को फ्लोएम। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो फ्लोएम। और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो जाइलम बोलते हैं, जाइलम। और यह संवहन बंडल के अंतर्गत आता है। कौन सा संवहन बंडल का मतलब क्या होता है, संवहन का मतलब क्या होता है, ढोने वाला। संवहन
माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। संवहन बंडल, संवहन बंडल में क्या हो जाएगा, संवहन बंडल में फ्लोएम हो गया और जाइलम हो गया। फ्लोएम कहता है कि फ्लोएम है जो खाद्य पदार्थ को ढोता है, जैसे कि खाना, जैसे कि ग्लूकोज निर्माण होता है ना, ग्लूकोज पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या निर्माण होता है, ग्लूकोज। तो जैसे कि ग्लूकोज पत्तियों में निर्माण होता है, ग्लूकोज कहाँ निर्माण होता है, तो ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है, तो पत्तियों में होता है। ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है, तो पत्तियों में होता है। और पत्ती से पूरे पौधा में उसको ले जाना होता है। अब ले जाने के लिए कोई तो चाहिए, जैसे कि जहाँ से मान लिया जाए कि ईंधन के रूप में जहाँ से तेल निकलता है, दूसरे देश में तेल निकलता है, और उसको तेल को लाने के लिए कोई जैसे कि ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़ता है, क्या पड़ता है, तो ट्रांसपोर्ट के। तो उसी तरह से पेड़ पौधों में हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट के रूप में ये फ्लोएम और जाइलम हैं वो काम करते हैं। फ्लोएम क्या करते हैं, तो यह खाद्य पदार्थों को, माने भोजन को, या फिर ग्लूकोज को कह सकते हैं, भोजन माने उत्पाद भोजन को, या फिर ग्लूकोज को ढोने का काम करते हैं। और जाइलम होता है, जाइलम क्या करता है, तो जल को ढोने का काम करता है। जाइलम क्या करता है, तो जल को कहाँ पहुँचाता है, तो जड़ से पत्ती की तरह पहुँचाता है। जाइलम क्या करता है, तो जड़ से कहाँ पहुँचाता है, तो अगर हम ऐसे फिगर बना दें तो जाइलम क्या करता है, तो जल को जड़ से कहाँ पर ले जाता है, तो पत्तियों तक ले जाता है, और पत्तियों तक ले जाता है जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। जाइलम, अगर आप कंफ्यूज होइएगा तो देखिए इसको याद करने का थोड़ा सा हम बता देते हैं। जाइलम क्या है, तो जा से क्या होता है, जल होता है, और जा से क्या होगा, तो जाइलम क्या ले जाएगा, तो जल ले जाएगा। फ्लोएम क्या ले जाएगा, तो खाना ले जाएगा। तो आप ए को क्लियर कर रहिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब फ्लोएम से आपको भी वैसा लगता है कि खाना का ही बोध कर रहा है, तो फ्लोएम क्या ढोएगा, तो खाना ढोएगा। जाइलम क्या ढोएगा, तो पानी ढोएगा। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी, विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करें तो फ्लोएम होता है जो द्विदिशीय होता है, माने यह पत्ती से तना तक आता है, तना तक आता है, और तना से पत्ती की ओर भी जाता है, माने तना से पत्ती भी और पत्ती से तना भी। यानी हम बोल सकते हैं कि फ्लोएम का काम तो जड़ में, जैसे कि भोजन का तो सब जगह जरूरत होता है, तब भोजन का काम हम अगर बोलें तो पत्ती से लेके जड़ तक, और जड़ से लेके पत्ती तक दोनों तरफ से इसका संचार होता है। पत्ती से कहाँ आता है, तो जड़ में, और जड़ से कहाँ जाता है, तो पत्ती में। लेकिन जाइलम नहीं है, ऐसा है। जाइलम क्या है कि हमेशा ऊपर की ओर ही, कहने का मतलब है कि जड़ से पानी लेगा और हमेशा ऊपर की ओर ही, माने पत्तियों तक ही ले जाएगा, माने एक दिशी होता है। जाइलम क्या दिशी होता है, तो एक दिशी। और फ्लोएम कैसा होता है, तो द्विदिशी। फ्लोएम कैसा होता है, तो द्विदिशी। आइए हम लोग इस पत्ती के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम लोग संवहन मंडल, जैसे कि जाइलम, ये क्या हो गया, तो ये फ्लोएम हो गया, देखिए फ्लोएम लिखा हुआ है, और ये क्या है, तो जाइलम है। ये क्या है, यह जाइलम है। और जाइलम क्या होता है, तो जल को, जा से जाइलम और जा से जाइलम और जा से जल, इसको क्या बोलते हैं, तो संवहन बंडल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, तो मध्यशिरा, इसको क्या बोलते हैं, मध्यशिरा बोलते हैं। और फिर उस सब का हम लोग का काम नहीं है, थोड़ा सा और जो हम लोग पढ़े हैं, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे पत्तियों में, तो पत्तियों में हरे कलर का आपको दिख रहा होगा, ये हरे कलर का दिख रहा होगा, ये क्या है, तो हरित लवक है। और हरित लवक में हमने क्या बताया कि हरित लवक में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। हरित लवक में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट जहाँ पाया जाता है वहाँ क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण किसका निर्माण होता है, बताइए तो, प्रकाश संश्लेषण किसका निर्माण होता है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज ही पूरे पौधे को ऊर्जा प्रदान कराता है। ग्लूकोज ही पूरे पौधे को क्या प्राप्त कराता है, तो ऊर्जा प्राप्त कराता है। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण देख चुके हैं, और देख चुके हैं कि प्रकाश के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियाँ पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियाँ पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो क्या हो जाएगा,
तो पत्ती से प्राप्त हो जाए, पत्ती से क्या प्राप्त होगा, पत्ती से भी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। और जड़ से क्या प्राप्त होगा, तो जल प्राप्त होगा। जड़ से क्या प्राप्त होगा, तो जल प्राप्त होगा। पत्ती से पर क्या प्राप्त होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। और यह कच्ची सामग्री है। कच्ची सामग्री कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है। हम इतना बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपको क्लास में याद हो जाए। आप ध्यान से क्लास देखिएगा तो आपको कोई भी पॉइंट दिक्कत नहीं होगा और एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन करिएगा। और पेन कॉपी आपको तो लेके बैठना है। जो भी हम नोट करवाते हैं वो आपको साथ में लिखते ही जाना है, जिससे आपको एक अच्छा नोट तैयार हो जाएगा। फिर कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण किया तो उस क्रिया में क्या चीज़ का निर्माण हुआ, क्या चीज़ का अवशोषण हुआ, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के समय निम्नलिखित घटनाएं घटती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के समय निम्नलिखित घटनाएं घटती है। और कौन कौन सी घटना घटता है, तो पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले हरित लवक। हमने क्या बताया कि पत्तियों के अंदर पाया जाता है। हरित लवक कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों के अंदर पाया जाता है। पत्तियों के अंदर जैसे कि क्या हो गया, हरित लवक हो गया। और हरित लवक जहाँ रहेगा वहाँ पर ही क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर ही प्रकाश संश्लेषण होगा। तब पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले हरित लवक मैंने क्लोरोप्लास्ट सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर सूर्य बनाए तो सूर्य से ऊर्जा निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, सूर्य के प्रकाश। या फिर उसको हम बोलते हैं, अगर बढ़िया से बोलें तो उसको क्या बोलेंगे, तो विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा। चलिए ऊर्जा लिख देते हैं यहाँ पर, ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा निकलता है। सूर्य से क्या निकलता है, तो विकिरण ऊर्जा निकलता है। और यह कहाँ पहुँचता है, तो पेड़ पौधे में पहुँचता है। और पेड़ पौधे उसको ग्रहण करते हैं और अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो क्या कहता है कि सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है। पहला हो गया। दूसरा में विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूटना। जैसे कि हम लोग यहाँ से विकिरण के माध्यम से विकिरण ऊर्जा लिए, इसको क्या बोल सकते हैं, और सौर ऊर्जा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तो सौर ऊर्जा भी बोल सकते हैं। और सौर ऊर्जा को पेड़ पौधे किस रूप में परिवर्तित करते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा में। पेड़ पौधे किस रूप में परिवर्तित करते हैं इसको, तो रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में पेड़ पौधे किस रूप में बदलते हैं इसको, तो रासायनिक ऊर्जा में। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा ले रहा है, जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और सूर्य को प्रकाश को क्या कर रहा है, तो रासायनिक ऊर्जा में बदल दे रहा है। रासायनिक ऊर्जा करने का मतलब कुछ है, तो ग्लूकोज क्या है, तो रसायन है, तो रासायनिक ऊर्जा में बदल दे रहा है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। और हम लोग यहाँ फार्मूला देखे थे, जैसे कि फिर से चलिए लिख देते हैं आपके लिए। क्या देखे थे कि वायुमंडल से क्या प्राप्त कर रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर रहा था। और जड़ से क्या प्राप्त कर रहा था, तो H2O प्राप्त कर रहा था। और सूर्य की उपस्थिति में क्या कर रहा था, तो सूर्य, या फिर हम विकिरण ऊर्जा भी बोल सकते हैं, या सूर्य ऊर्जा बोल सकते हैं, या फिर सौर ऊर्जा बोल सकते हैं, या फिर हम सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और साथ ही क्या जरूरत पड़ता है, तो क्लोरोफिल को तो रहना जरूरी है, क्योंकि जहाँ क्लोरोफिल रहेगा वहीं तो होगा प्रकाश संश्लेषण। तो क्लोरोफिल, साथ में क्लोरोफिल होगा। और यह उत्पाद में क्या बनाते हैं, तो उत्पाद में C6H12 और O6, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और साथ ही क्या चीज़ निर्माण करते हैं, तो प्लस में जल का निर्माण करते हैं और प्लस में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो कहता है कि सौर ऊर्जा लेता है, जैसे सूर्य का प्रकाश लिया और रासायनिक ऊर्जा में, ये रसायन, जैसे ग्लूकोज रसायन है तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और परिवर्तित करने के बाद ग्लूकोज को अपने ऊर्जा के रूप में पेड़ पौधे यूज करते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है, और कार्बन और किससे ग्लूकोज किससे बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से। ग्लूकोज देखिए है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ही तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से किसका निर्माण हो रहा है, तो ग्लूकोज का। तो कार्बन डाइऑक्साइड से किसका निर्माण होता है, तो ग्लूकोज का। कार्बन डाइऑक्साइड से किसका निर्माण होता है, तो ग्लूकोज का। कार्बन डाइऑक्साइड से किसका निर्माण होता है, तो ग्लूकोज का। और फिर हम बात करें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे बनता है, मैंने कि ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है, तो जैसे कि जल लेता है ना, H2O जल लेता है, तो देखिए H2O में क्या है, तो O है, और इसी मैंने अपघटन में टूटता है, और वह O2 को बाहर निकाल देता है। और किससे निकालता है, तो रंध्र मैंने बोले तो स्टोमेटा से बाहर निकाल देता है और वायुमंडल में चला जाता है। और एक तरह समझिए कि संतुलन का काम करता है। पेड़ पौधे न रहे तो क्या हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ते चल जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जाएगा तो हम लोग श्वास नहीं ले पाएंगे, और सारे उथल पुथल मच जाएगा, मैंने सारे प्राणी मर जाएंगे, कहने का मतलब है। कुछ विशेष स्थिति होता है, जैसे कि हम बात करें प्रकाश संश्लेषण के, तब प्रकाश संश्लेषण में आपको पता है कि क्या ले रहा है, तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। और प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो दिन में होता है, सूर्य की उपस्थिति में होता है। प्रकाश संश्लेषण डार्क रिएक्शन मैंने अंधेरे में भी होता है, लेकिन हमको अंधेरे में नहीं पढ़ना है, अभी उतना डीप नहीं पढ़ना है। आप 11th 12th में जाएगा तो आप वहाँ पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ सिर्फ देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में। और जो है प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे कि नागफनी की बात किया जाए, जैसे कि नागफनी की हम बात करते हैं, तो वह प्रकाश संश्लेषण में रात में क्या करते हैं, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। रात में क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन हम पेड़ पौधों को बात करें तो रात में क्या लेते हैं, पेड़ पौधों को हम बात करें तो रात में ऑक्सीजन लेते हैं। हम अगर एक बात और आपको क्लियर करवाएं तो ऑक्सीजन जब भी कहेगा कि श्वसन के रूप में क्या लेते हैं, चाहे कोई भी ले, मनुष्य ले, पेड़ पौधा ले, या फिर जीव जंतु ले, या कीड़ा मकोड़ा ले, कोई भी चीज़ अगर श्वसन के तहत लेता है, श्वसन करता है, तो श्वसन में हमेशा ऑक्सीजन लेता है। श्वसन में क्या लेता है, हमेशा ऑक्सीजन लेता है। परंतु पेड़ पौधा में एगो केस होता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या लेता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। हम लोग नागफनी पढ़ रहे हैं, तो नागफनी आप लोग देखे होंगे, यह रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो मरुस्थल, जहाँ बोलते हैं रेगिस्तान या फिर मरुस्थल बोलते हैं, जहाँ खाली बालू रहता है, वहीं यह देखने को मिलता है। ज़्यादातर हम लोग की तरफ जब कभी देखने को मिलता है, लेकिन वह विकसित रूप में बढ़िया से देखने को नहीं मिलता है। यह वास्तव में रेगिस्तान, जिसको कैक्टस या नागफनी के नाम से भी जाना जाता है, यह इसके ऊपर कांटेनुमा संरचना पाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ, यह कांटेनुमा संरचना पाया जाता है। यह ऊँटों के लिए कहिए तो मैंने अच्छा भोज पदार्थ है, अच्छा मैंने खाना है। यह ऊँटों इसको ऊँट इसको क्या करते हैं, तो चाव से खाना खाते हैं। ऊँट इसको चाव से खाते हैं। यह रेगिस्तान में, और इसको कम पानी की आवश्यकता होती है। तो कहता है कि कुछ विशेष पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उपयुक्त प्रक्रम के सभी आवश्यकताएं इसी क्रम में नहीं है। कहने का मतलब है कि दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो इसी क्रम में नहीं है। मैंने दिन में ही जरूरी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड ले। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय पौधे जैसे कि नागफनी रात में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं। रात में क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं, तथा मौलिक एसिड नामक एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। यह मध्यस्थ यौगिक दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर देता है, जिसकी सहायता से पर्णहरित का मतलब क्या है, तब पर्णहरित का मतलब क्लोरोफिल पर्णहरित का मतलब है क्लोरोफिल को विकिरण ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है। और विकिरण ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, विकिरण ऊर्जा हम बात करें तो विकिरण ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, तो सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य द्वारा अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद अर्थात ग्लूकोज, और अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनाते हैं, तो अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनाते हैं, तो ग्लूकोज। अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। और जल अपघटन के उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और जल मैंने H2O का अपघटन करके क्या बनाते हैं, तो जल बनाते हैं। ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में उड़ जाते हैं, और हमारे श्वसन के लिए यह
काफ़ी महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि पढ़ रहे थे। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के 3 पॉइंट पढ़े, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है, आपको ध्यान में रखना है कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और जल का अपघटन से क्या बनता है, जल का अपघटन से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन। फिर हम लोग कुछ केस पढ़े जैसे कि नागफनी, नागफनी जिसको कैक्टस कहते हैं, मरुस्थल में कहाँ उगते हैं, तो मरुस्थल में उगते हैं। कहाँ उगते हैं नागफनी, कहाँ उगते हैं, तो मरुस्थल में। कहाँ उगते हैं, तो यह मरुस्थल में उगते हैं, मरुस्थल में उगते हैं। इनको कम पानी की आवश्यकता होती है और यह रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन अधिकतर पौधे होते हैं जो रात में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात को पौधे के अंदर या पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो हमने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो पत्तियों में होता है, पत्ती में होता है। और कहाँ होता है, तो तना में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो तना में होता है, पत्ती में होता है। मैंने कहने का मतलब है कि जहाँ क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफिल जहाँ क्लोरोफिल पाया जाएगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा ही होगा। और क्लोरोफिल से आप कंफ्यूज नहीं होएगा, जैसे आपको लगता होगा कि हम कभी कभी हरित लवक बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, तो हरित लवक हरित लवक के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम, क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तब प्रकाश में देखते पत्ती हरा होता है, तो हरा में जहाँ जहाँ हरा होगा वहाँ हरित लवक पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा और वहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा। तो तना, कोई पेड़ पौधे के देखे होंगे कि तना भी क्या होता है, तो तना भी ग्रीन होता है। तना क्या होता है, तो तना भी ग्रीन होता है। तना जहाँ ग्रीन रहेगा वहाँ यानी क्लोरोफिल उपस्थित रहेगा, और क्लोरोफिल उपस्थित रहने का मतलब है कि वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अगर हाई लेवल की बात करें तो क्लोरोफिल को 4 वर्गों में बांटा गया है। क्लोरोफिल को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 4 वर्गों में बांटा गया है। क्लोरोफिल को कौन कौन, तो क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, और बात करें तो जैंथोफिल होता है, क्या होता है, तो जैंथोफिल, सॉरी इसको बढ़िया से लिख देते हैं जिसको आपको लिखने में आसान होगा। क्या बोलते हैं, तो जैंथोफिल, क्या बोलते हैं, तो जैंथोफिल। एक और क्या होता है, तो कैरोटीन। आपको बस खाली ध्यान में रख लीजिएगा कि क्लोरोफिल को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो क्लोरोफिल को 4 वर्गों में बांटा गया है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और जैंथोफिल्स और कैरोटीन। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरत होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जड़ से क्या प्राप्त करता है, तो H2O प्राप्त करता है। फिर क्या प्राप्त करता है, तो वायुमंडल से CO2 प्राप्त करता है। और जहाँ हरित लवक होता है, जैसे कहने का मतलब कि जहाँ हरित लवक होगा वहाँ क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल कहने का मतलब कि वहाँ प्रकाश संश्लेषण भी होगा। तो कहता है कि पौधों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उससे प्रत्येक हरे रंग के भागों में चाहे वह पत्ती हो या तना उपस्थित क्लोरोफिल में होता है। तो उपस्थित कहने एक लाइन में अगर हम बोलें, जहाँ क्लोरोफिल उपस्थित होगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, जहाँ पर क्लोरोफिल की उपस्थिति होगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। अगर हम कुछ और बात करें, जैसे कि बात करते हैं कि कहाँ माने स्तंभ, ज़्यादा डीप अगर बात करें तो स्तंभ कोशिका में यहाँ पड़ी पत्ती में क्या होता है, तो पत्ती में मोजोफिल उत्तक पाया जाता है। क्या होता है, तो मोजोफिल एक तरह से उत्तक है, मोजोफिल उत्तक में मोजोफिल उत्तक के कोची, तो खम्भ कोशिका,
खम्भ, खम्भ कोशिका, कोशिकाओं, खम्भ कोशिकाओं, खम्भ कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो बहुत से हरित लवक पाए जाते हैं, बहुत से हरित लवक पाए जाते हैं, बहुत से हरित लवक पाए जाते हैं। लगभग इनकी संख्या 300 के करीब होता है। कितना संख्या होता है? तो 300 के करीब होता है, 300 के करीब होता है। और इसका हम आकार की बात करें तो यह 4 माइक्रोमीटर से लेकर 6 माइक्रोमीटर तक होता है, 6 माइक्रोमीटर तक होता है। आप इसके माने डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। इसको हम बात करें जैसे कि मोजोफिलुत्ता को, अगर हम मोजोफिलुत्ता की बात करें, कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं, देख लीजिएगा। मोजोफिलुत्ता की बात करें तो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से, किससे? तो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। और हम बात करें तो हरित लवक के, तो हरित लवक को किससे देखते हैं? इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें छोटे छोटे क्या है? तो 300 क्या है? तो हरित लवक है, हरित लवक है। और हरित लवक को हम किससे देखते हैं? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। किससे देखते हैं? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। तो मोजोफिलुत्ता को किससे देखते हैं? तो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। और हरित लवक को किससे देखते हैं? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। और पत्तियों में कितने पाए जाते हैं? तो 300 हरित लवक पाए जाते हैं, लगभग 300 हरित लवक पाए जाते हैं। एग्जैक्ट हम नहीं बोल रहे हैं, लगभग में बोल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। लगभग में 300 हरित लवक पाए जाते हैं, जिसका आकार अगर हम हरित लवक के आकार की बात करें, व्यास की बात करें, तो 4 माइक्रोमीटर से 6 माइक्रोमीटर के बीच होता है। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण का स्थान पढ़ रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण पौधों में कहाँ होता है। इसको हम लोग बढ़िया से देख लिए कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पत्ती में होता है। अगर पत्ती और तने दोनों आंसर रहे दिया हो तो पत्ती और तना आपको दोनों लगाना है, ठीक है। और जहाँ क्लोरोफिल उपस्थित होगा वहाँ तो प्रकाश संश्लेषण होगा ही होगा। क्लोरोफिल जैसे कहने का मतलब है कि हरित लवक में क्या होता है? तो क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। क्लोरोफिल को कितना वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया है। क्लोरोफिल को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया है। क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, फिर जेंथोफिल हो गया, फिर कैरोटीन हो गया, जेंथोफिल हो गया, कैरोटीन हो गया। और हम एक और बात आपको बताते हैं कि जैसे कि प्रकाश संश्लेषण हो रहा है ना, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो सूर्य से प्रकाश संश्लेषण से हो रहा है, तो सूर्य से क्या प्राप्त होता है? तो विकिरण ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा बोलते हैं। और सौर ऊर्जा को क्या करता है? तो रासायनिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को क्या करता है? तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण, कि कैसे कैसे प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो सूर्य से क्या आता है? तो सूर्य से आता है तो विकिरण ऊर्जा प्राप्त होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? तो सौर ऊर्जा। क्या बोल सकते हैं? तो सौर ऊर्जा। और इसमें किस में परिवर्तित कर दिया जाता है? पेड़ में इसको किस में परिवर्तित करता है? पेड़ इसको क्या करता है? तो रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और रासायनिक ऊर्जा जो होता है, जैसे कि रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित कर देता है। और हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या आता है? स्टार्च के रूप में जमा रहता है, ग्लूकोज क्या होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। क्या होता है? तो पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में या फिर कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा हो जाता है। और रासायनिक ऊर्जा होता है स्टार्च के अणुओं के बीच रासायनिक की ऊर्जा का बंधन सुरक्षित बनाता है, या रासायनिक ऊर्जा बदलता है। या फिर हम डायरेक्ट लिखते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को फिर, जैसे कि पेड़ पौधे कौन खाते हैं? तो शाकाहारी जंतु,
शाकाहारी जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में लेता है इसको। शाकाहारी जंतु इसको क्या करता है, तो भोजन के रूप में लेता है। और शाकाहारी जंतु को कौन खाता है, तो मांसाहारी। तो देख रहे हैं ऊर्जा का रूपांतरण कैसे हो रहा है। तो ऊर्जा का रूपांतरण कहने का मतलब है कि सूर्य से हुआ, तो सूर्य से क्या निकला, तो विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा निकला, जिसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। वह पेड़ पौधा ग्रहण किया, और पेड़ पौधा क्या किया, तो विकिरण ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, मैंने विकिरण ऊर्जा या सौर ऊर्जा को क्या कर दिया, तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया, तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। और यहाँ पर हम एक और पॉइंट लिख देते हैं आपको थोड़ा सा। रासायनिक के यह ये जो होता है क्या करता है, तो स्टार्च के अणुओं के, स्टार्च यानी हम मंड कहें, मंड के अणुओं को, अणुओं के बीच रासायनिक बंधनों में सुरक्षित रहता है। और फिर क्या करता है कि शाकाहारी जंतु अपना ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या खाता है, तो पेड़ पौधे से प्राप्त फल फूल या फिर पत्ते के रूप में भोजन करता है। और उसको मैंने शाकाहारी जंतु अपना ऊर्जा प्राप्त करता है। तो देखिए सूरज से चला का पेड़ पौधा में आया, पेड़ पौधा से शाकाहारी में आया, और शाकाहारी से मांसाहारी में आया। कहने का मतलब है कि ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। ऊर्जा का रूपांतरण कहाँ से हो रहा है, तो सूर्य से कहाँ गया, तो पेड़ में गया, पेड़ से कहाँ गया, तो शाकाहारी में गया, और शाकाहारी से कहाँ गया, तो मांसाहारी में गया। तो सूर्य से क्या निकला, तो विकिरण ऊर्जा में, सूर्य से क्या निकला, तो विकिरण ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा निकला। और सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में पेड़ पौधा परिवर्तित किया। और फिर यह रासायनिक ऊर्जा जैसे कि हम लोग पेड़ पौधा को लाते हैं तो रासायनिक रूप से ही प्रयोग करते हैं। रासायनिक जंतु मैंने शाकाहारी जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। और भोजन के रूप में ग्रहण करने के बाद इसको मांसाहारी, जैसे कि हिरन वगैरह को बाघ ये सब खा जाता है। तो मांसाहारी जानवर है क्या, मांसाहारी में क्या हो जाएगा, तो बाघ हो जाएगा, शेर हो जाएगा, चीता हो जाएगा, ये सब मांसाहारी जानवर हैं। और ये मांसाहारी जानवर शाकाहारी जंतुओं को खा जाते हैं। हम यानी एक लाइन में हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जीव मंडल में ऊर्जा का आधार क्या है, संपूर्ण मंडल में अब बता सकते हैं कि संपूर्ण जीव मंडल में ऊर्जा का आधार क्या है, तो हम क्या कहेंगे, तो सूर्य। हम आपको क्वेश्चन के तौर पर लिख देते हैं कि संपूर्ण जीव मंडल की ऊर्जा का आधार होता है, क्या होता है, तो सौर ऊर्जा। यह क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या है कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व। जैसे कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो क्यों करते हैं, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो क्यों करते हैं, हम लोग खाना किस लिए खाते हैं, तो ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। तो उसी तरह से पेड़ पौधे भी प्रकाश संश्लेषण क्यों करते हैं, तो ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, तो ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। ऊर्जा की प्राप्ति जैसे कि पौधे के जीवन के लिए आवश्यक है। यह तो पहले तो हम बोल सकते हैं कि आवश्यकता में क्या क्या लिख सकते हैं, तो यह पौधे के जीवन के लिए आवश्यकता है, पौधों के जीवन के लिए आवश्यक है। और संपूर्ण सृष्टि के लिए भी आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण संपूर्ण सृष्टि के लिए भी होना आवश्यक है। अब हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, कि मान लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण ना हो तो ऑक्सीजन का तो निर्माण नहीं होगा, और फिर ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा तो हम लोग का जीवन नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग श्वसन के तौर पर क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, जिससे हम लोग जिंदा रहते हैं। तो पेड़ पौधों से क्या निकलता है, तो पेड़ पौधों से लेता है क्या, तो CO2 लेता है, और निकलता क्या है,
निकलता क्या है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन क्या होता है, तो निकलता है। ऑक्सीजन क्या होता है, तो निकलता है। हम आपको बताए थे, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम आपको बताए थे कि जड़ से क्या प्राप्त करते हैं, तो जड़ से क्या प्राप्त करते हैं, तो जल। जड़ से क्या प्राप्त करते हैं, तो जल। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल प्राप्त करते हैं, और वह किस ऊतक से जाता है, तो जाइलम से। किस ऊतक से जाता है, तो जाइलम से। और खाना किससे जाता है, मैंने भोजन किससे जाता है, भोजन जैसे कि कहने का मतलब कि ग्लूकोज किससे जाता है, तो फ्लोएम से। फ्लोएम से जाता है, किससे जाता है, तो फ्लोएम से। लेकिन जड़ से और भी चीज़ प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब क्या क्या प्राप्त करते हैं, तो मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फिर नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और क्या हो गया, तो आयरन हो गया, आयरन में लोहा हो गया, और क्या हो गया, तो फास्फोरस हो गया, फास्फोरस हो गया, फास्फोरस हो गया। ये सारे चीज़ जड़ से ही प्राप्त करते हैं, और वह पत्तियों तक पहुंचते हैं। और हमको जब हम भोजन करते हैं पेड़ पौधे के, जैसे कि पेड़ पौधे से क्या खाते हैं, पेड़ पौधे से क्या प्राप्त करते हैं, तो फल फूल, फल फूल पत्ती, फल फूल पत्ती, फल फूल पत्ती हम भोजन के रूप में लेते हैं। और यह है जैसे कि हम लोग के शरीर में फास्फोरस की ज़रूरत होता है तो पूरा कर देता है, लोहा आयरन की ज़रूरत होता है पूरा कर देता है, नाइट्रोजन के रूप में ज़रूरत होता है तो पूरा कर देता है। और जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, यह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं, तो यह नाइट्रेट, और यह जीवाणुओं द्वारा परिवर्तित किया जाता है, और वह नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ठीक है। और हम बात करें महत्व के, और हम बात करें तो जीवाश्म ईंधन, जैसे कि पेड़ पौधे से ही हमें जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति होती है। किसका प्राप्ति होती है, तो जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जैसे कि कहने का मतलब क्या हो गया, तो कोयला हो गया, ईंधनों, जीवाश्म ईंधनों की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब कि जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब इत्यादि प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह ज़मीन के तले चले जाते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, और ज़्यादा प्रेशर की वजह से वह पेट्रोलियम पदार्थों में बदल जाते हैं। ठीक है। तो हमने क्या बताया, तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व, प्रकाश संश्लेषण का महत्व बता रहे थे। प्रकाश संश्लेषण महत्व क्यों जरूरी है, तो पौधों के जीवन के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन संपूर्ण सृष्टि के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, क्या निकलेगा, तो ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और ऑक्सीजन, समझिए कि ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, तो ले रहा है। तो एक तरह से संतुलन भी बनाए हुए है, नहीं ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने नहीं देता है ज़्यादा। तो पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग क्लास। नेक्स्ट वीडियो हम आएंगे तो उसमें हम बताएंगे जय पराक्रम के आगे। जय हिंद, जय भारत।